इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक वो सभी कार्य इन पिछले 12 सालों में किए गए। आप देखिए, अब आप वैश्विक स्तर पे देखें, भारत आज विश्व की सबसे बड़ी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था है। देखिए, पिछले 60 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंची थी। आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन पे बैठे हैं और आने वाले समय में जल्द ही हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं लाई कि यहाँ देश की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़े और लोगों को उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिले। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत करेंगे और हमारे साथ आज दक्षिणी दिल्ली भाजपा से महामंत्री बलबीर जी हैं। बलबीर जी के साथ एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, खासकर भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है और खासकर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही बात करेंगे। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। इन 12 सालों में क्या कुछ हुआ है भाजपा को लेकर के, पार्टी को लेकर के, विश्व को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उन्नति से लेकर के, ना जाने कितनी सारी बातें हुई, कितने सारे काम हुए। बहुत कुछ सुनने को है, बहुत कुछ जानने को है। भाजपा के ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर जी का स्वागत करते हैं, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बलबीर जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बलबीर जी से जानकारी लेते हैं, क्योंकि बलबीर जी को जहाँ तक हम जानकारी रखते हैं, वर्षों से हम बलबीर जी को जानते हैं। बिजनेसमैन थे, मगर भाजपा को इन्होंने ज्वाइन किया। इंस्पायर कहाँ से लिए? जाहिर सी बात है, मोदी जी को ही देख के आए हैं। और मोदी जी के इन 12 सालों में क्या कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया, विश्व भर की एक छवि बनाई हुई है मोदी जी की लोगों ने। और वो छवि क्या है, कितने कारगर हैं मोदी जी आज, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन से दिलों में राज करते हैं? बलबीर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसकी विचारधारा को लेके ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई दशकों से काम कर रहे हैं। और अब जैसा कि पूरा देश जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आशाओं को जीवित रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश में सबसे लंबे कार्यकाल में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, 12 साल से ज़्यादा आज उनको समय हो गया है। देखिए, पहले जवाहरलाल नेहरू जी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनका जो निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी उससे आगे वो बढ़ गए हैं। और पिछले 12 सालों में जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो संसद में उनका सबसे पहला जो बयान आया था वो यही था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और ये वो सभी कार्य करेगी जो गरीबों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे वो सरकार के द्वारा लगातार किए जाएंगे। और पिछले 12 सालों में देश ने देखा है कि किस प्रकार एक छोटे से स्वच्छता अभियान से, देखिए लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री छोटी सी सफाई के लिए कि क्या करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान देश में चलाया, उसका कितना बड़ा पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। और आज देखिए, देश इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लेकिन आज से 12 साल पहले देश की स्वच्छता के मामले में क्या स्थिति थी और आज क्या है, ये सबको फर्क नजर आता है। गरीबों के लिए देखिए, 1969 में प्रधानमंत्री, उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया था, लेकिन क्या कोई गरीब लोग बैंकों में जा सकते थे? उनके कोई खाते हो सकते थे? तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते कि देखिए गरीब आदमी को भी वो सारी सुविधाएं बैंकों के द्वारा मिले जो एक अमीर आदमी को मिलती है। उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की और आज देश में 52 करोड़ लोगों का जनधन के द्वारा खाते खुले गए। देखिए, जब एक गरीब आदमी का बैंक में खाता खुलता है तो वो कुछ ना कुछ पैसे जो हमारी माताएं बहनें अपने ओढ़ने के या अपने तकिए के नीचे बचत के पैसे रखती थी,
वो जब उन्होंने बैंक में रखना शुरू किया तो देश की अर्थव्यवस्था में भी आज तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन गरीब लोगों का पैसा देश के बैंकों में जमा है, जो देश के आर्थिक विकास में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जब जनधन खाते खुले और देखिए सरकार की जितनी योजनाओं से पैसा गरीब लोगों के पास जाता था, पहले बिचौलिए उसको खा जाते थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र से चला 1 रुपया पहुंचते पहुंचते जो जिस आदमी गरीब आदमी को मिलना चाहिए वो 15 पैसे ही पहुंचते थे, यानी कि 85% पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता था, बिचौलिए पैसों को खा जाते थे। लेकिन पिछले जब से जनधन लोगों के खाते खुले, कोई भी योजना में लोगों को पैसे जाने होते हैं तो वो उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत उनके बैंक खातों में मिल जाते हैं और गरीबों के बीच में कोई बिचौलिया किसी भी प्रकार के पैसे नहीं खा सकता। देखिए गरीब लोगों के लिए टॉयलेट्स, शौचालय गांव में नहीं थे, बेचारी माताएं बहनें शाम होने का अंधेरा होने का इंतजार करती थी। कितनी छोटी बात थी कि शौचालय, लेकिन आज देश में 12 करोड़ घरों को शौचालय की सुविधा प्रदान की गई सरकार। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के शौचालय होना एक घरों में बड़ी बात थी, लोग खेतों में इधर उधर जाते थे, लेकिन ये एक बड़ी बात रही और स्वच्छता के लिए भी एक अच्छा देश के लिए योगदान रहा। इसी प्रकार गरीब लोगों को घर, बेचारे कच्चे मकानों में रहते थे, बारिशों में परेशानी होती थी, उनके लिए आज 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का अगर किसी ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और देखिए किस प्रकार से, चाहे आप कोई भी, कोरोना के दौरान देश में इतनी बड़ी मुसीबत सामने आई, छोटे छोटे व्यापारियों का, रेहड़ी पटरी वालों का जीने की, उनको खाने की उनको परेशानी हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोगों को 10,000 रुपए का, ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिजली के लिए पीएम सोलर योजना स्टार्ट की। आज 10 गीगावाट, देखिए मैं मेगावाट की बात नहीं कर रहा, 10 गीगावाट, और देश में करीबन 5 लाख से ज्यादा परिवारों ने, देखिए जब कोई पावर प्लांट लगता है तो उसके लिए सरकार के बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिससे गरीब लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़े, सरकार ने उस पर 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक, दिल्ली में तो वो 1,05,000 रुपए की योजना सब्सिडी मिलती है और देश के अन्य भागों में 78,000 रुपए तक की, जिससे लोग अपने घर में ही सोलर प्लांट लगा के, देखिए किसानों के लिए सोलर पावर पंप्स, जो किसानों को बिजली की समस्या रहती थी, वहां खेतों में जाके इस प्रकार की उनको सब्सिडी दी गई कि वो अपने सोलर पंप लगाएं, जब पंप होंगे सिंचाई होगी तो उनकी फसल भी अच्छी होगी। इस प्रकार से अनेकों ऐसी योजनाएं, आप रास्तों की बात करें, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में कोई सोच सकता है, जा सकता है। दिल्ली से आप जाएंगे लखनऊ, कोई सोच सकता था कि आप 4 साढ़े 4 घंटे में, 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे? कोई सोच सकता था दिल्ली से जयपुर 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे? तो ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक वो सभी कार्य इन पिछले 12 सालों में किए गए। आप देखिए, अब आप वैश्विक स्तर पे देखें, भारत आज विश्व की सबसे बड़ी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था है। देखिए पिछले 60 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंची थी, आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन पे बैठे हैं और आने वाले समय में जल्द ही हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं लाई कि यहाँ देश में देश की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़े और लोगों को उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिले। अब पीएलआई के तहत आज विश्व में दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं और भारत का जो निर्यात है खाली मोबाइल्स का, आज अगर उसको देखें तो भारत में आयात से कई गुना ज्यादा मोबाइल्स का यहाँ से निर्यात होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अगर देखें तो भारत का जो आयात है वो निर्यात से कम है। सरकार ने लगातार इस प्रकार की योजनाएं चलाई कि भारत कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
इसी प्रकार देखिए, गरीब लोगों को 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाता है प्रत्येक महीने। आज तक कोई सरकार ये योजनाएं नहीं चला पाई थी, लेकिन सरकार गरीबों का ख्याल रखते हुए देश के औद्योगिक स्तर को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि देश के एक एक बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा मिले, देश की नारियों का सम्मान हो। देखिए, उसके लिए 33% रिजर्वेशन बिल, देखिए किसी भी देश की जनसंख्या में नारियों का, महिलाओं का भी योगदान उतना ही होना चाहिए जितना, क्योंकि वो 50% के आसपास की पॉपुलेशन होती है। और जब महिलाओं को वो आर्थिक शक्ति, जब वो स्वयं रोजगार में लगेंगी, तो देश की अर्थव्यवस्था एक अगले स्तर तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखिए, जहां तक युवाओं की बात है, नए नए स्टार्टअप, आज भारत में दुनिया के जितने भी स्टार्टअप है उसमें तीसरा सबसे बड़ा देश है। और हमारे यहाँ 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि एक स्टार्टअप जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बिजनेस, जिसका वैल्यूएशन है। तो इस प्रकार के हमारे, देखिए ये हमारे युवाओं ने खड़े किए हैं। वो युवा जो खाली पढ़ के आए थे, आज वो युवा नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बन गए हैं। तो जब इस प्रकार की योजनाओं पे लगातार काम हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी जब इसी प्रकार की योजनाएं आगे चलेंगी, तो देश का विकास होना निश्चित है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र में जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास में चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी, हर वर्ग को उसमें, चाहे वो किसान हो, कोई भी वर्ग, जब सब मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्द देश की जो आर्थिक शक्ति है वो एक नए आयाम तक पहुंचेगी। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मोदी जी के 12 साल के अंतर्गत जो भी उपलब्धि रही है, जो भी इनकी कार्यकुशलता के तहत इन्होंने जो भी देश के लिए किया है, वो सराहनीय है। कहीं ना कहीं आप लोग भी सराहेंगे, आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग अवर हैं। और इस जनरेशन के जितने भी युवा हैं, उम्मीद करें कि आने वाले समय में आप लोग भी इसी प्रकार से प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ देश की तरक्की में हाथ बटाएं, यही हम चाहेंगे। मोदी जी ने अपने देश के लिए अपने एफर्ट के साथ, अपने पार्टी को आगे रख करके जितना भी संकल्पित होकर के कार्य किया है, हमारे चैनल की ओर से भी उनके 12 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। नहीं, देखिए देश के आर्थिक विकास को तो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को भी वो जिंदा रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जिससे कि देश की सांस्कृतिक विरासत बनी रहे। ऐसे ऐसे चीजें जो अंग्रेजों के जमाने में विदेशों में चली गई थी और वो भारतीय संस्कृति की पहचान थी, उनको देश में वापस लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो सेक्शन 300 आर्टिकल 370 था उसको समाप्त किया। देखिए, कोई भी हिस्सा एक देश को, कोई भी ऐसा काम जो देश की एकता में बाधा पहुंचाने वाला था, उनको दूर किया। उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्रयास किए, और ये देश के 150 करोड़ 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि उनको अपने इस दौरान, इस कालखंड में राम मंदिर बनता दिखा जो 500 साल से अटका पड़ा था। उन्होंने देश के सभी मंदिरों के उत्थान के लिए लगातार वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जब कोई मंदिर बनता है, किसी मंदिर का मॉडर्नाइजेशन होता है, किसी मंदिर में भी आधुनिक सुविधाएं लेकिन अपनी विरासत को जिंदा रखते हुए बनती हैं, तो देश में, भारत में जो ये टूरिज्म है, जिसको रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, उसका जब विकास होगा तो वहां के लोगों को, जो उसके साथ साथ उनको रोजगार मिलेंगे, उनको कमाई के अनेकों मौके मिलेंगे। आज अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वहां इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट भी बना है, और वहां के लोगों की, पूरे अयोध्या की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की दिशा बदल गई है। तो ये लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा, कुछ लोग उसको कहते थे कि राम मंदिर बनाने के पीछे पड़ा, इनको अस्पताल बनाने चाहिए इनके। तो अस्पताल के मामले में भी देखिए, राम मंदिर बना तो वहां अस्पताल भी बने, वहां कितने लोगों को इससे रोजगार मिला। ये वहां की जनता, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, पता लगेगा। आज देश के करोड़ों लोग जब
वहां भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूपी की और अयोध्या के विकास में अपना योगदान करते हैं। देखिए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उनका कानून था 3 तलाक का, उसको समाप्त किया, और उसके समाप्त करने उन महिलाओं की कानून की तो ना कुप्रथा कह सकते हैं बलबीर जी, उससे महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित होती। लेकिन उसके लिए कानून बनाना पड़ा ना। पिछली 60-65 साल सरकारें क्या करती रही? उनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो देश की एक महिलाओं को मिलती हैं। उनको भी उनके घर में, उनकी प्रॉपर्टी में वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक अन्य भारत में रहने वाली महिलाओं को मिलता है। तो इस प्रकार के अनेकों कानून, 3 तलाक को उन्होंने खत्म किया। और देखिए, लोग कहते हैं कि जितनी भी कोई भी योजना आती है वो किसी एक विशेष धर्म या उसको देख के नहीं बनती। वो योजनाएं अगर बनी है तो देश के पूरे हर एक नागरिक के लिए वो योजनाएं बनी है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं बनी है। और हम लोग क्या, पूरा देश चाहता है कि देश का एक एक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए काम करे, उसी के लिए सोचे। और जब उनकी सोच सुधर जाएगी देश के प्रत्येक नागरिक की, तो देश की, देखिए आज कोई देश के मुंह उठा के देखने वाला नहीं होगा, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे देखिए इससे पहले जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते थे उनसे कितना उनका विकास हुआ था। सरकारों ने नहीं सोचा, उनको एक तरह से एक अलग राज्य थे जहां पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज उन पूर्वी जो राज्य हैं उनका भी, वो भी देश के विकास में अपना कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि उस हिस्से से भी देश के जीडीपी में एक बड़ा योगदान आगे आने वाला है। तो ये तमाम सारी बातें, और भी जितनी बातें की जाए वो कम होंगी, क्योंकि चाहे बलबीर जी हो, चाहे भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हो, चाहे पूरी कंट्री हो, सभी मोदी जी के कार्य कुशलता से प्रभावित हैं। और 12 साल कुशलता के साथ मोदी जी ने बिताए हैं, और सबसे ज्यादा लंबे अंतराल के लिए प्रधानमंत्री के दायित्व निभाने वाले भी वो प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सभी उपलब्धि और सभी शुभकामना के साथ हम इनके लंबी उम्र का भी कामना करेंगे, ताकि मोदी जी इस प्रकार से देश की सेवा करते रहें और इसी प्रकार से भारत वर्ष का नाम विश्व में भी ऊंचा करते रहे। तो बलबीर जी हमारे साथ मौजूद थे इस डिस्कशन में, और इतने समय देने के लिए इनका बहुत 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 धन्यवाद और सभी को नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।